हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण अलंकारों की परिभाषाओं पर, क्योंकि परीक्षाओं में अलंकार से संबंधित प्रश्न आते रहे हैं, चाहे वो कोई छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा। और लगभग सभी पाठ्यक्रमों में जहाँ पर हिंदी से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं उनमें अलंकार पूछा जाता रहा है। अक्सर प्रतियोगी छात्र अलंकारों के उदाहरण को ध्यान में रखते हैं, लेकिन कई बार परिभाषा भी सीधे सीधे पूछ ली जाती है। तो आज हम इसके पहले खंड में महत्वपूर्ण अलंकारों की परिभाषा देखने की कोशिश करेंगे, उनको एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि अलंकारों की परिभाषा से संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप उसे 100% सही कर सकें। तो चलते हैं, पहले अलंकार की परिभाषा को देखते हैं और विकल्प के आधार पर हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और मैं एक गुजारिश करूंगा कि आप सभी इसे अंत तक देखिएगा। मैंने ऐसे अलंकारों का चयन किया है जो कि प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। पहला है कि जहां वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन दिया गया है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। सही जवाब है अनुप्रास अलंकार। आप जानते हैं कि अनुप्रासों के कुल 5 भेद किए गए हैं अनुप्रास अलंकार के, तो उन भेदों से भी सवाल आते रहे हैं। दूसरा है कि ये जहाँ अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन दिया गया है छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। तो जब एक बार केवल आवृत्ति होती है तो उसे कहा जाता है छेकानुप्रास। अगला अलंकार है, परिभाषा दी गई है, जहाँ वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो। ध्यान रखिए, इसके पहले हमने बताया था कि एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ पर छेकानुप्रास हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? सही जवाब है ऑप्शन जो दिया गया है उसके आधार पर। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। सही जवाब है वृत्त्यानुप्रास। तो इसलिए छेका मतलब एक बार आवृत्ति होती है, वृत्त्या मतलब बार बार आवृत्ति होती है, माने कई बार आवृत्ति होती है। ठीक है, तो इन अंतरों को ध्यान में रखिए। कई बार सीधे सीधे इसी तरीके से एक वाक्य दे दिया जाता है अलंकारों की परिभाषा के अनुसार और पूछ लिया जाता है कि किस अलंकार के बारे में चर्चा की जा रही है। अगला है, जहाँ किसी एक ही स्थान जैसे कंठ, तालु आदि से उच्चारित होने वाले वर्गों की आवृत्ति हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन दिया गया है श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। तो इसका सही जवाब है श्रुत्यानुप्रास। आप देख रहे हैं श्रुत्यानुप्रास में कुछ उच्चारण स्थानों का नाम दिया है, जैसे कंठ, तालु आदि वर्गों से अगर जिस वर्ण की आवृत्ति हो रही हो वहाँ पर क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास। अगला जो परिभाषा है, अगली परिभाषा, जहाँ पदांत में एक ही स्वर एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो। ध्यान रखिए, कहा जा रहा है कि जहाँ पदांत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन दिया गया है अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। सही जवाब है अंत्यानुप्रास। और आप बिना पढ़े भी इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है जहाँ पदांत में, ठीक है, पदांत लिखा है तो पदांत मतलब अंत में, और देखिए उसी से जुड़ा हुआ यहाँ पर शब्द भी है अंत्यानुप्रास। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं आसानी से सोच समझकर। अगला है पॉइंट, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? ऑप्शन दिया गया है लाटानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। प्रश्न पूछा गया था कि जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में तात्पर्य या अन्वय भेद में हो तो कौन सा अलंकार होगा? मैंने ऑप्शन पढ़ दिया था, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। सही जवाब है लाटानुप्रास। तो कुछ जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में या तात्पर्य या अन्वय के रूप में हो, ठीक है, तो वहाँ पर लाटानुप्रास होता है।
अगली परिभाषा है अलंकार की, और हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन सा अलंकार है। जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हों एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो। ठीक है, यानी कि उसके अर्थ अलग अलग हों, एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और हर बार उसका जो अर्थ है अलग अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन दिया गया है यमक, श्लेष, रूपक, अनुप्रास। तो इसका जो सही जवाब है वो है यमक अलंकार। ठीक है, आपने सुना होगा कनक कनकते 100 गुना। अभी हम अगले खंड में उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। मैंने सोचा कि इस खंड में हम परिभाषा नुमा अलंकारों पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर चर्चा कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला पॉइंट है जहाँ एक शब्द के साथ अर्थ चिपके रहते हैं। ठीक है, जहाँ एक शब्द के साथ अर्थ चिपके रहते हैं उसमें कौन सा अलंकार होता है? इसको घुमाकर भी पूछा जा सकता था कि जब शब्द एक बार आता है लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो एक से अधिक होते हैं तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन दिया गया है श्लेष, रूपक, अनुप्रास, यमक। सही जवाब है श्लेष अलंकार। अक्सर परीक्षाओं में यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को लेकर कन्फ्यूजन रहता है। यमक में क्या है कि एक से अधिक बार शब्द भी आएगा और उसके अर्थ भी अलग अलग होंगे, जबकि श्लेष में शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ही आपको ध्यान में रखना है। अगले अलंकार के बारे में चर्चा करें, उसकी परिभाषा पर, और खोजने की कोशिश करेंगे कौन सा अलंकार है। जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से श्लेष या काकु उक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? मतलब कि वक्ता के कथन को सुनकर श्रोता द्वारा जो अर्थ लगाया जाता है और वह भी अर्थ जो है श्लेष और काकोक्ति से भिन्न होता है, तो कौन सा अलंकार होगा वहाँ पर? ऑप्शन दिया गया है वक्रोक्ति, रूपक, अनुप्रास, उपमा। तो इसका सही आंसर है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, इसके शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है कि ऐसा अलंकार जिसमें जो वक्ता है कुछ कहता है और श्रोता उसका कुछ अर्थ निकालता है, मतलब थोड़ा सा घुमा कर उसका अर्थ निकालने की कोशिश होती है, तो वहाँ पर क्या है? वक्रोक्ति अलंकार, वक्र उक्ति। ठीक है, ऐसी उक्ति जो सीधे सीधे ना हो बल्कि घुमा कर हो, टेढ़ी मेढ़ी हो। अगले परिभाषा पर देखते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान में गुण, रूप या चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो ऑप्शन दिया गया है उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक अलंकार। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है उपमा अलंकार। उपमा में क्या है? तुलना का भी भाव रहता है। ठीक, तो वहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। यहाँ पर देख रहे हैं उपमेय और उपमान में गुण, रूप या सौंदर्य मूलक सादृश्य, मतलब समानता का प्रतिपादन किया जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? मैंने बताया उपमा अलंकार। तो इस तरीके से भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान में रखिए। अगली परिभाषा जो है वह अलंकार जिसमें प्रत्येक वाक्यार्थ में उपमा अर्थात साधर्म्य का कथन हो, तो कौन सा अलंकार होगा वहाँ पर? ऑप्शन दिया गया है वस्तुपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक। तो इसका जो सही जवाब है वो है वस्तुपमा। अगला जो अलंकार खोजना है हमें परिभाषा के माध्यम से, परिभाषा दी गई जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन दिया गया दृष्टांत, रूपक, अनुप्रास, यमक। ठीक, कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है किस अलंकार में बिंब प्रतिबिंब की बात की गई है, तो इसका जो सही जवाब है वो है दृष्टांत अलंकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार, इसको ध्यान में रखिए। और इसकी परिभाषा में कहा भी जा रहा है कि उसमें वाचक शब्द का उल्लेख कहीं नहीं होगा। ठीक है, जबकि आप देखेंगे उपमा इत्यादि अलंकारों में वाचक शब्दों का प्रयोग रहता है, तुरंत हम उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन जब दृष्टांत अलंकार हम पढ़ेंगे तो बिंब प्रतिबिंब का हमें भाव दिखाई पड़ेगा उपमेय और उपमान के बीच में, दृष्टांत अलंकार। ठीक है, अगले पॉइंट पर देखते हैं। जहाँ किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए
तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? जहाँ किसी उक्ति, कोई बात कही गई है और उसके समर्थन का कारण बताया जाए कि मैं क्यों समर्थन दे रहा हूँ, तो कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन दिया गया है काव्यलिंग, विभावना, दृष्टांत, कारण। तो सही जवाब है इसका काव्यलिंग अलंकार। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि काव्यलिंग अलंकार निम्नलिखित में से ऐसे, जैसे मैंने प्रश्न पूछा था कि जहाँ किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? काव्यलिंग अलंकार। ठीक है, अगला पॉइंट है, जहाँ किसी साधारण बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का साधारण बात से समर्थन किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? ध्यान देने वाली बात है, पहले कहा जा रहा है कि साधारण बात की विशेष बात से समर्थन, और फिर दूसरी जो कंडीशन है कि विशेष बात से साधारण बात का समर्थन किया जाए। ऐसे में कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन दिया गया है अर्थांतरन्यास, विभावना, दृष्टांत, कारण। सही जवाब है अर्थांतरन्यास अलंकार। ठीक है, अभी आप लोग अलंकारों से परिचित होइए, उनके परिभाषाओं से परिचित होइए, फिर हम जब उदाहरण वाला पार्ट लेकर आएंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। अगला पॉइंट है, जहाँ किसी बात की ज्यों, जैसे, इव आदि वाचक शब्दों के द्वारा किसी अन्य बात से समानता दिखाई जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि ज्यों, जैसे, इव इत्यादि वाचक शब्दों का प्रयोग आपको उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकारों में भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, लेकिन उसी से मिलता जुलता एक अलंकार है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो विकल्प दिया गया है उदाहरण, मानवीकरण, परिसंख्या, उपमा। सही जवाब है उदाहरण। अगला जो है अलंकार जिसकी परिभाषा दी गई है उसे खोजना है हमें। जहाँ पर कार्य, लिंग या विशेष की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का समारोप होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, समारोप होता है। तो अलंकार हमें बताना कि कौन सा अलंकार होता है जहाँ पर कार्य, लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का समारोप होता है। ऑप्शन दिया गया है समासोक्ति अलंकार, मानवीकरण, परिसंख्या, उपमा अलंकार। सही जवाब है समासोक्ति अलंकार। अगला पॉइंट है, जहाँ किसी की बात किसी और पर ढालकर कही जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? ध्यान दीजिए, जहाँ किसी की बात किसी और पर या अन्य पर ढालकर कही जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन दिया गया है अन्योक्ति, वक्रोक्ति, समासोक्ति, काकोवक्रोक्ति। ठीक है, सही जवाब है अन्योक्ति अलंकार। ये भी परीक्षाओं में पूछी जाती है, खूब अलंकार पूछा जाता है। अगला जो है परिभाषा अगले अलंकार के संदर्भ में, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्य असंबद्ध हो किंतु सादृश्य के आक्षेप के द्वारा उन्हें सुसंबद्ध रूप में उपस्थित करके उनकी संगति दिखाई जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? एक बार दोबारा मैं पढ़ दे रहा हूँ। जहाँ उपमेय और उपमान वाक्य असंबद्ध हो किंतु सादृश्य के आक्षेप के द्वारा उन्हें सुसंबद्ध रूप में उपस्थित करके उनकी संगति दिखाई जाए तो कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन दिया गया है निदर्शना, काव्यलिंग, अन्वय, व्याज स्तुति। सही जवाब है निदर्शना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुल 18 अलंकारों की परिभाषाओं को देखा, उसको एक प्रैक्टिस के माध्यम से हल करने की कोशिश की। आप सभी को ये लेक्चर पसंद भी आया होगा। इससे पहले मैंने अलंकारों पर काफ़ी विस्तृत वीडियो बनाया है जिसे आप लोगों ने देखा भी होगा। अर्थालंकार और शब्दालंकार 2 पार्ट में है, उसको वाइट बोर्ड पर समझाने की कोशिश भी की गई है। तो वहाँ पर आप डिटेल से अलंकारों को उदाहरण सहित समझ सकते हैं, लेकिन कम समय में अगर अलंकारों की परिभाषा को समझना है तो इस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो कमेंट्स कर बताइए कि आज का ये जो भी क्लास था आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।